बिजनेस लॉ में व्यापारिक संनियम में आज पहली क्लास में हम पढ़ेंगे अनुबंध क्या होता है, अनुबंध की परिभाषा क्या है और इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस सामंत, न्यायमूर्ति सामंत के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या करता है। According to Justice Samant, contract is an agreement creating and defining obligations between parties. यदि हम सामंत की इस परिभाषा का अध्ययन करें और विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि अनुबंध एक एग्रीमेंट है, अनुबंध एक ठहराव है और अनुबंध का निर्माण करने के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना जरूरी है। ऐसा ठहराव पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है और ऐसा ठहराव उन पक्षकारों के मध्य उत्पन्न दायित्व की व्याख्या करता है। कुछ आलोचक सामंत द्वारा अनुबंध की जो परिभाषा दी गई है उसकी आलोचना करते हैं। आलोचकों का कहना है कि सामंत ने अनुबंध की परिभाषा में ठहराव की वैधानिकता पर कोई प्रकाश नहीं डाला है तथा इसमें दायित्व को भी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि दायित्व तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक दायित्व, वैधानिक दायित्व, राजनीतिक दायित्व। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार। According to section 2H of Indian Contract Act 1872, एक ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है अनुबंध कहलाता है। An agreement that is enforceable by law is contract. यदि इस परिभाषा को, अधिनियम की धारा 2H की परिभाषा को एक सूत्र के रूप में, एक फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं: ठहराव प्लस राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता बराबर अनुबंध। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर ठहराव। ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। इसके बाद हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में जो परिभाषा दी गई है अनुबंध की उसको पढ़ते हैं। तो अधिनियम की धारा 10 के अनुसार समस्त ठहराव अनुबंध है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल के लिए तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि भारत में प्रचलित किसी विशेष राजनियम द्वारा अनिवार्य हो तो ठहराव लिखित, साक्षी द्वारा प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो धारा 10 के अनुसार वो समस्त ठहराव अनुबंध होंगे यदि उन ठहरावों के संबंधित पक्षकार अर्थात संबंधित पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से ठहराव हो रहे हैं और उन संबंधित पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता विद्यमान है और उस अनुबंध में वैधानिक प्रतिफल है और वैधानिक उद्देश्य है और साथ ही साथ
इस अधिनियम द्वारा उस ठहराव या उन ठहरावों को वॉइड यानी व्यर्थ घोषित नहीं कर रखा है, और यदि आवश्यकता हो तो, राजनियम की अनिवार्यता हो तो, ऐसे ठहराव लिखित या अटेस्टेड यानी साक्षी द्वारा प्रमाणित एवं रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण या तत्व। यदि हम अनुबंध की न्यायमूर्ति सामंत द्वारा दी गई परिभाषा, अधिनियम की धारा 2H में दी गई परिभाषा और अधिनियम की धारा 10 में दी गई परिभाषा अर्थात तीनों परिभाषाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करें तो कुछ मुख्य विशेषताएं, कुछ मुख्य लक्षण, कुछ मुख्य तत्व इस प्रकार स्पष्ट होते हैं। जैसे सर्वप्रथम, एक वैध अनुबंध में कम से कम न्यूनतम 2 या अधिक पक्षकार होने चाहिए। वैध अनुबंध का पहला एवं आधारभूत लक्षण यही है कि किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों अर्थात पक्षकारों का होना आवश्यक है। इनमें एक व्यक्ति या पक्षकार किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार उस पर अपनी सम्मति व्यक्त करता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्षकार स्वयं के समक्ष प्रस्ताव रखकर स्वयं के द्वारा उसकी सम्मति नहीं दे सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अनुबंध के लिए कम से कम न्यूनतम 2 पक्षकार अर्थात एक प्रस्ताव करने वाला एवं दूसरा उसको स्वीकार करने वाला अवश्य होना चाहिए। दूसरा आवश्यक लक्षण या तत्व है ठहराव का होना अर्थात प्रस्ताव एवं स्वीकृति। अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह है जिसमें वचन एक दूसरे का प्रतिफल होता है, ठहराव कहलाता है। अतः किसी भी ठहराव के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति अनिवार्य एवं आधारभूत तत्व हैं एवं बिना ठहराव के अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन बराबर ठहराव, इसको इस सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ए बी को अपनी साइकिल 500 रुपए में बेचने का ऑफर करता है, प्रस्ताव करता है और बी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, तो यहाँ ए एवं बी के मध्य एग्रीमेंट हुआ है, ठहराव हुआ है, क्योंकि इसमें बी साइकिल के बदले ए को 500 रुपए और ए को साइकिल के बदले 500 रुपए प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। और आज की तीसरी और लास्ट विशेषता या लक्षण हम लेते हैं पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। एक वैध अनुबंध में अर्थात एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए अनुबंध करने वाले पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, अर्थात वैधानिक संबंध स्थापित करने का इरादा होना चाहिए। अन्य शब्दों में, यदि पक्षकारों का इरादा या इच्छा आपस में वैधानिक संबंधों का निर्माण करना नहीं है तो किसी भी दशा में, तो किसी भी स्थिति में
अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा से आशय दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से अधिकार एवं दायित्व के प्रति वैधानिक बाध्यता को स्वीकार करने से है। हम प्रतिदिन हमारे दैनिक व्यवहार में कई ऐसे ठहराव करते हैं जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। हमारी डेली लाइव्स में, डेली रूटीन में हम कई ऐसे ठहराव करते हैं जिनका उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं होता है। तो ऐसे ठहराव सदैव केवल ठहराव ही बने रहते हैं, वे अनुबंध कभी भी नहीं बन पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं सामाजिक ठहराव होते हैं, जितने भी फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं परिवार के सदस्यों के बीच में ठहराव होते हैं, और जितने भी पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स होते हैं राजनीतिक ठहराव होते हैं। ये सभी ठहराव हमेशा ठहराव ही बने रहेंगे, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें पक्षकारों का इंटेंशन आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी वेद अनुबंध के लक्षण या विशेषताएं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।